अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 से। हम पढ़ रहे थे मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर जो कि असरअंदाज हो सकते हैं किसके ऊपर। आज का हमारे पास फैक्टर कौन सा है? फैक्टर इफेक्टिंग में से कौन सा फैक्टर है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन। हम जानते हैं रिएक्शन कितनी तरह के होते हैं। एक रिएक्शन कौन सा है और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं जिसमें हीट। ऐसे रिएक्शन जिसको हीट दरकार हो तो उनकी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप Ki जो है पोटाशियम आयोडाइज्ड एक साल्ट है, जैसे NaCl एक साल्ट होता है, इसे पानी में हल करें और टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएं तो इसकी सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? इजाफा होगा। मतलब रिएक्शन क्या आ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन क्या आ जाएगा? इसी तरह ग्लूकोज को जब पानी में हल करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो तो उसमें हमें हीट क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकता है? प्रोडक्ट बन सकता है। यानी कि रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा किस साइड पे जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उनका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहां तक के क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहां तक के क्या आ जाएगा? मिसाल के तौर पर अमोनिया अगर हमने तैयार करना है, किसको तैयार करना है? तो उसके लिए टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। यहां पे ये नेगेटिव साइन क्या जाहिर करता है? हीट यहां से क्या हुई है? अच्छा, यहां पे जो एनर्जी मेंशन की गई है, डेल्टा एच की वैल्यू मेंशन की गई है, कितनी है? -92.46 किलो जॉल। मैंने इसे मोल नहीं लिखा, आगे मोल नहीं लिखा, क्योंकि ये क्या थे? 2 मोल थे। अब 1 मोल की एनर्जी निकालनी हो तो इसे किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। कितना जवाब आएगा? -46.23 किलो जॉल पर मोल। वैसे साल्ट के ऊपर टेम्परेचर का असर मुख्तलिफ अंदाज में होता है। कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम होती है। और कुछ साल्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई खास असर नहीं होता। मैंने एक मिसाल दी है, कौन सी? पोटाशियम आयोडाइज्ड की। किसकी दी है? ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉल्युबिलिटी इसका कौन सा प्रोसेस है? इसका मतलब है इसमें अगर हीट देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? इजाफा होगा। और मैंने एक और कहा है कि जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो साल्ट कौन से हैं? मिसाल के तौर पर लिथियम वाले साल्ट हैं। लिथियम क्लोराइड है, लिथियम कार्बोनेट है। अगर उसे पानी में हल कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हो, उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वो प्रोसेस कौन सा था? एक्सोथर्मिक था। उनका प्रोसेस कौन सा होता है? इसका मतलब क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट देंगे तो रिएक्शन क्या जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कम करेंगे तो रिएक्शन क्या जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। अगर हम इसके उलट कोई बात करते हैं, इसके बरक्स कोई बात करते हैं, मिसाल के तौर पर इस एंडोथर्मिक रिएक्शन वाले में हम हीट कम कर देते हैं, हीट को मिनिमाइज कर देते हैं, तो रिएक्शन क्या आना शुरू हो जाएगा? रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आपके पास ये आयोडाइज्ड है, पोटाशियम आयोडाइज्ड है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको हीट देनी पड़ेगी। अगर सॉल्युबिलिटी कम करना चाहते हैं तो हीट इसमें से क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी, यानी कि इवॉल्व करवानी पड़ेगी। क्या ये बातें समझ आइए सारे बच्चों को? ये हमारे पास आर्टिकल था कौन सा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर का असर दोनों पे होता है। कौन सी दोनों चीजों पे? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन और दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन भी टेम्परेचर से इफेक्टेड होती है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है? इफेक्ट होता है। हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल कौन सा पढ़ा है फैक्टर? इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर किसका असर पड़ा है? टेम्परेचर का असर पड़ा है। हमारे पास एक और फैक्टर है, उसका नाम है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का क्या असर होता है, ये हम देखना चाहते हैं। आया कि इसका असर होता भी है या नहीं होता। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम,
कैटालिस्ट के ऊपर इक्विलिब्रियम का क्या असर होता है? बेटे एक बात याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं हम किस रिएक्शन में? रिवर्सिबल रिएक्शन में। किस में बात करते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास A प्लस B है, आगे क्या बन रहा है? C प्लस B। इक्विलिब्रियम कब हासिल होता है? इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर क्या चीज हासिल होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ। अब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि इसको टाइम लग जाता है। इस टाइम को मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। याद कर लें, कैटालिस्ट का ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे असर है और ना ही कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर है। ये सिर्फ रेट को बढ़ा देता है, यानी कि आप इक्विलिब्रियम जल्दी हासिल कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या कर लेते हैं? जल्दी हासिल कर लेते हैं। ये ऐसे ही आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप किसी बच्चे से पूछते हैं मुझे एक सवाल का एक जवाब थोड़ा सा नहीं आ रहा, वो बता दो, आपको उसने बता दिया तो आपने फौरी तौर पर वो सवाल हल कर लिया। अगर वो नहीं बताता तो आप बैठे हुए हैं, पता नहीं कब आपको याद होता है, कब आपके जहन में आता है, उसमें टाइम लग जाता है। इसी तरह रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या लगता है? टाइम चाहिए। उस टाइम को मिनिमाइज करना है, क्या ऐड करेंगे? कैटालिस्ट ऐड करेंगे। यानी कि पहली बात, कैटालिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटालिस्ट का कोई असर नहीं है ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे असर नहीं है और ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ये क्या कर सकता है? इट इनक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। इट इनक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और दूसरे नंबर पे ये क्या कर सकता है? इट कैन मिनिमाइज एक्टिवेशन एनर्जी। इट कैन मिनिमाइज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमाइज कर सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए चाहिए होती है। रिएक्टेंट से क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को किस में तब्दील करने के लिए? प्रोडक्ट में। यानी कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन क्या होती है? जिसके नतीजे में रिएक्टेंट किस में तब्दील हो जाए? प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। वो एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? कम से कम चाहिए होगी किसकी मौजूदगी में? कैटालिस्ट की मौजूदगी में। अच्छा, कैटालिस्ट कैन प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ। कैटालिस्ट कैन प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ। कैटालिस्ट एक अलग से इन्हें पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं बच्चे? एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। दोबारा मेरी बात को तवज्जो से सुनना। आज का मेरा जो आर्टिकल था कौन सा था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा कौन सा था? इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ये दो फैक्टर हमने पढ़े हैं। आज के टॉपिक में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। क्लियर है सब चीज? वेल डन, थैंक यू सर।